तो आज हम सर पुनः अब दिख रहे हैं। हाँ, तो आज हम पुनः एक बार इसे हमारे पंचमी बहुव्रीहि समास को सीखेंगे। कल के पाठ में थोड़ी सी जल्दबाजी हो गई थी और बीच बीच में मेरे स्क्रीन कट रही थी, तो आप लोगों को ठीक से समझ में नहीं आया होगा, इसलिए हम पंचमी बहुव्रीहि समास को एक बार पुनः पढ़ेंगे। तो पंचमी बहुव्रीहि समास का अर्थ क्या होता है कि जब भी हम समास में का यानी बहुव्रीहि समास का जब हम विग्रह करते हैं तो उस विग्रह के दरमियान हमारे यत शब्द को जब पंचमी विभक्ति लगती है तो उस स्थिति को हम पंचमी बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि और हम देखते हैं कि हमारा पंचमी बहुव्रीहि समास का लक्षण क्या है और कब होता है। तो पंचमी बहुव्रीहि समास का लक्षण यह है कि यदि उत्तर पद और अन्य पद इन दोनों में अलगाव जब होता है, अलगाव वाली परिस्थिति जब बनती है, तब हम उस समास को पंचमी बहुव्रीहि समास बना सकते हैं और पंचमी बहुव्रीहि समास के नियम से उस समास का विग्रह हो जाता है। तो और उसके साथ साथ एक और बात ये भी है कि इस अलगाव की स्थिति में यदि अन्य पद स्थिर हो तो भी वो तो वो पंचमी बहुव्रीहि समास होता है। यदि आप लोगों को ये दूसरे बिंदु से मेरा मतलब है कि ये हमारा पहला बिंदु है और ये हमारा दूसरा बिंदु है, तो ये दोनों भी बिंदु में से केवल ये पहला वाला बिंदु भी अगर आपको समझ में आ जाता है तो भी हमारा काम चल जाएगा। यदि उत्तर पद और अन्य पद में आप लोगों को यदि अलगाव दिख जाए तो वही हमारा पंचमी बहुव्रीहि समास है। अब उत्तर पद और अन्य पद में अलगाव कैसे होता है ये हम एक उदाहरण से समझेंगे। उदाहरण आपके लिए दिया गया है। इस उदाहरण में निर्गत ये शब्द हमारा पूर्व पद है और भय ये शब्द हमारा उत्तर पद है और सैनिका क्या है, तो सैनिक हमारा अन्य पद है। ये हमारा पूर्व पद है, भय हमारा उत्तर पद है और सैनिक हमारा अन्य पद है। तो हमारा लक्षण क्या कह रहा है, ये लक्षण क्रमांक 1 जो मैंने आप लोगों को बताया, इसका कहना क्या है, इसका कहना यह है कि अलगाव होना चाहिए। और किस किस में अलगाव होना चाहिए, तो अलगाव होना चाहिए उत्तर पद में और अन्य पद में। इन दोनों में जब अलगाव हो जाता है तब हम कह सकते हैं कि हमारा समास अन्य पद है। अब यहाँ भय और सैनिक इन दोनों में अलगाव हो रहा है क्या, इस पर हम विचार करेंगे। देखिए बच्चों, एक सैनिक है, सैनिक लड़ाई करने के लिए मैदान में जाता है। तो जब वो लड़ाई करने जाता है ना, तो भय यानी डर वो अपने मन से निकाल देता है, उसके मन में भय नहीं होता है। अगर सैनिक डरा हुआ है तो वो लड़ाई कर भी नहीं सकता है। डरा हुआ सैनिक क्या लड़ाई करेगा। तो सैनिक ऐसा होता है कि जिसके मन से भय निकल गया है वो। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि भय और सैनिक इन दोनों में अलगाव हो रहा है। सैनिक के पास से भय दूर चला गया है। तो इस स्थिति में हमारा जो ये समास है, ये समास पंचमी बहुव्रीहि समास है। अब चूंकि ये पंचमी बहुव्रीहि समास है तो जब हम इसका विग्रह करेंगे, ये देखिए ये यहाँ पर विग्रह करके दिया है, तो इस विग्रह में यत शब्द जहां है वो आप देखेंगे पंचमी विभक्ति में है। निर्गतम भयम यस्मात् सह निर्गत भयः सैनिकः। यहाँ पर विसर्ग देना मैं भूल गया था। तो इस तरह से ये पंचमी बहुव्रीहि समास का एक मैंने लक्षण बताया और एक उदाहरण बताया। हमें पंचमी बहुव्रीहि समास को ठीक से समझने के लिए मैंने और भी कुछ उदाहरण मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। इन अन्य उदाहरणों के माध्यम से हम अभ्यास करेंगे। जैसे कि पहला जो उदाहरण है वो है गलित पर्णः वृक्षः। तो अब इसका विग्रह करना है। तो स्वर्णिम बेटा, क्या तुम इसका विग्रह कर सकते हो? एक मिनट।
फिर से शेयर कर रहा हूँ पूरी एंटायर स्क्रीन करके। चलो स्वर्णिम, जल्दी से इस समास का विग्रह करके दिखाओ। पहले मुझे पूर्व पद और उत्तर पद बताओ। गलित पूर्व पद, बिल्कुल सही। गलित पर्ण हमारा उत्तर पद। हाँ, पर्ण हमारा उत्तर पद है। उसके बाद हम यथ शब्द लगाते हैं और उसके बाद हम तत् शब्द का प्रयोग करते हैं। अब हमें इनका लिंग वचन विभक्ति समझना है। तो लिंग, वचन और विभक्ति। तो बताओ, पर्ण शब्द, इसका ओरिजिनली लिंग क्या है? नपुंसकलिंग। नपुंसक लिंग है। तो गलित का भी लिंग नपुंसक लिंग हो जाएगा। अब यत और तत्, इनका लिंग वचन अन्य पद के अनुसार चलता है। तो अन्य पद वृक्ष का लिंग कौन सा है? पुल्लिंग। पुल्लिंग है। तो यत और तत् ये भी दोनों पुल्लिंग में जाएंगे। अब देखिए वचन, ये हमारे लिंग हो गया। अब हम वचन पर विचार करेंगे। अब किसी पेड़ से एक ही पत्ता गिर रहा हो तो एक वचन रहेगा, और पेड़ से अगर बहुत सारे पत्ते गिरने की बात चल रही होगी तो बहुवचन होगा। अब यहाँ पर हम बहुत सारे पत्तों को गिरने की बात करेंगे, लेकिन ये संदर्भ के अनुसार बदल सकता है। तो पर्ण यहाँ पर बहुवचन हुआ, हमने एज्यूम किया कि ये बहुवचन है। हाँ, तो ये बहुवचन हुआ। तो गलित का भी वचन क्या होगा? बहुवचन। हाँ, ये भी बहुवचन है। अब बता मुझे, यत और तत्, इनका वचन कौन सा होगा? एक वचन। क्यों? अन्य पद के अनुसार। अन्य पद के अनुसार। अन्य पद यहाँ पर वृक्ष है, जो कि पुनः एक वचन में है, तो इसीलिए ये भी एक वचन में चलेंगे दोनों भी। अब विभक्ति, विभक्ति में गलित और पर्ण, पूर्व पद और उत्तर पद, ये हमेशा प्रथमा विभक्ति में रहते हैं। और ये जो हमारा तत् शब्द है यहाँ, ये अन्य पद के अनुसार चलता है। अन्य पद यहाँ पर प्रथमा विभक्ति में है, तो ये भी प्रथमा में होगा। अब बताओ, यत शब्द की विभक्ति कौन सी होगी? पंचमी। क्यों? पर्ण वृक्ष गिर रहा है। अच्छा, तो पर्ण और वृक्ष इन दोनों में अलगाव हो रहा है, सेपरेशन हो, ये डिवीजन हो रहा है, डिवाइड हो रहा है एक दूसरे से, इसीलिए पंचमी। तो चलो अब मुझे अंतिम उत्तर बता मुझे, गलित शब्द नपुंसक लिंग, बहुवचन और प्रथमा विभक्ति में क्या होगा रूप इसका? गलितानी। हाँ, गलितानी। पर्ण शब्द नपुंसक, बहुवचन, प्रथमा। पर्णानि। पर्णानि। यत शब्द पुल्लिंग, एक वचन और प्रथमा विभक्ति। यस्मात्। यस्मात्। तत् शब्द पुल्लिंग, एक वचन, प्रथमा विभक्ति। सह। सह। तो ये तुम्हारा उत्तर हो गया है। गलितानि पर्णानि यस्मात्, गलितानि पर्णानि यस्मात् सह गलित पर्णः वृक्षः। समझ गए? हाँ सर। चलो अगला उदाहरण, गलित पर्णाः वृक्षाः। अब ये बहुवचन हुआ। चलो, प्रथा है क्या आज मौजूद है? चलो बेटा बताओ, उत्तर बताओ। पूर्व पद गलित, उसके बाद में उत्तर पद पर्ण और यथ। अब बताओ, इन सभी का लिंग बताओ। हाँ, नपुंसक, नपुंसक। और ये दोनों? उसके बाद में यथ और तत् का पुल्लिंग। पुल्लिंग।
ये भी पुल्लिंग। हाँ, अब इनका वचन बताओ। वचन इन दोनों का हम वचन बहुवचन एज्यूम कर सकते हैं। हाँ अब सब यत और बहुवचन। तत्, इनका वचन उनका भी वचन सब बहुवचन ही है, बहुवचन होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर वृक्षः क्योंकि अन्य वृक्ष पद। बहुवचन। अब विभक्ति बता। गलितानि पर्णानि। ये हमेशा प्रथमा विभक्ति में ही रहेंगे। तत् भी प्रथमा में ही ज्यादातर रहता है। यत शब्द की युज्य विभक्ति बताओ। पंचमी क्या? पंचमी। पंचमी। क्यों है पंचमी? तो क्योंकि यहाँ पे अपादान हो रहा है। अब मुझे अंतिम उत्तर बताओ। गलित शब्द नपुंसक गलितानि लिंग। हाँ, पर्णानि गलित। येभ्यः ते। गलितानि, इसका बनेगा पर्णानि। अब यह शब्द का पुल्लिंग, येभ्यः बहुवचन और पंचमी विभक्ति येभ्यः। देखो, अब बहुवचन की बात कर रहे हैं ना, तो येभ्यः। और ये आएगा पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन तत्शब्द का ते। ते। एक बार पूरा उत्तर पढ़ो तो। गलितानि पर्णानि येभ्यः ते। गलितानि पर्णानि येभ्यः ते। हाँ, तो बेटा भूमि, गलित पर्णा लता। गलित हम्म पर्ण हम्म यत हम्म चलो, अब इनके एट्रीब्यूट्स मुझे बताओ। ये नपुंसक लिंग है, बहुवचन नपुंसक है। यत और तत्कालिंग बताओ। स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। ये स्त्रीलिंग क्यों है? लता स्त्रीलिंग शब्द। हाँ, हमारा उत्तर पद जो है लता है, स्त्रीलिंग है, इसलिए यत और तत् ये दोनों भी स्त्रीलिंग है। अब उसके पश्चात वचन बताओ। गलित और पर्ण का वचन बहुवचन। बहुवचन और उसका एक वचन। हाँ, यत और तत् का एक वचन रहेगा। एक वचन क्यों? क्योंकि हमारा अन्य पद लता एक वचन में है। अब विभक्ति, पूर्व पद और उत्तर पद की विभक्ति प्रथमा, प्रथमा तत् की भी प्रथमा। बदल हमें देखने को मिलेगा यत शब्द में। क्या है? पंचमी। पंचमी। पंचमी क्यों है? क्योंकि पर्ण और लता में अलगाव हो रहा है। तो चलो, अब मुझे अंतिम उत्तर बताओ। गलित शब्द नपुंसक लिंग, बहुवचन और प्रथमा विभक्ति क्या बनता है? गलितानि। एक मिनट। गलितानि। गलितानि हाँ, आगे। पर्णानि पर्णानि। स्त्रीलिंग। अब ये स्त्रीलिंग में है यत यस्या शब्द। हाँ, स्त्रीलिंग एक वचन है पंचमी विभक्ति का। यस्याः। सा। सा, ये बोल गया। एक बार पूरा उत्तर पढ़ो। गलितानि पर्णानि यस्या सा। गलितानि पर्णानि यस्याः सा। चलो आगे बढ़ते हैं। गलित केशः खलवाटः। मेरे विचार से कल हमारा पाठ यहाँ पर खत्म हो गया था। यहाँ से मेरा नेटवर्क कनेक्शन छूट गया था। तो गलित केशः खलवाटः। खलवाट शब्द का मतलब होता है जिसके सिर पर बाल ना हो, उसको खलवाट कहते हैं, यानी टकला। तो यहाँ पूर्व पद और उत्तर पद क्या है बताओ बच्चों, जिसको उत्तर आता है वो बता। गलित और केश। हाँ, गलित केश यत और तत्। चलो अब सबसे पहले
लिंग बता हर शब्द का क्या होगा। तो पुल्लिंग गलित दोनों का। गलित और केश इन दोनों का भी पुल्लिंग होगा क्या? हाँ होगा, नहीं क्योंकि सर, केश नपुंसक नहीं, पुल्लिंग केश शब्द पुल्लिंग का है बेटा। पुल्लिंग। ये जो केश शब्द है ना, ये केश शब्द इटसेल्फ पुल्लिंग का है। अब यत्तत् बताओ। वो भी पुल्लिंग। हाँ, ये भी पुल्लिंग बनेंगे, लेकिन क्यों बनेंगे? क्योंकि यहाँ पर हमारा अन्य पद खलवाट ये पुल्लिंग का है, इसलिए। अब वचन बताओ। हाँ, केश का वचन क्या है? बहु बहुवचन। क्यों? एक क्योंकि जब वचन बाल है। गिरते हैं तो बहुत सारे बाल की ही हम बात करते हैं, तो गलित भी बहुवचन में जाएगा। अब यत्तत् का वचन बताओ। एक वचन। अब गलित केश बहुवचन और यत्तत् एक वचन, क्यों? क्योंकि कल कलवाटा एक वचन में तो वो उसके हिसाब से। हाँ, क्योंकि यत्तद अन्य पद के हिसाब से चलते हैं, हमारा अन्य पद खलवाट एक वचन में है, इसीलिए एक वचन। अब उसके बाद विभक्ति। ये हमेशा प्रथमा में रहते हैं, हमेशा नहीं लेकिन ज्यादातर, तत् भी प्रथमा में। अब यत् शब्द बताओ। पंचमी। हाँ, ये पंचमी में। ये पंचमी में क्यों? क्योंकि केश और सिर इन दोनों का अलगाव हो रहा है, इसलिए। तो अब गलित शब्द पुल्लिंग बहुवचन और प्रथमा क्या आएगा? रूप बताओ। गलितानी। नहीं, गलितानी तो नपुंसक रूप था ना, हमें पुल्लिंग चाहिए बेटा। गलितम गलिते गलितानी ये नपुंसक लिंग था। पुल्लिंग में गलितेभ्यः। नहीं, गलितः गलिताः। गलितः। मैंने पंचमी में ले लिया। सुनो, गलिताः केशाः। केशाः बहुत सारे केश, बहुत सारे बाल। कैसे बाल? तो गल चुके हैं वो बाल। गलिताः केशाः। अब यत् शब्द यस्मात् सह। गलिताः केशाः यस्मात् सह गलित केशः खलवाटः। इस प्रश्न में किसी को कोई प्रश्न है? हेलो? नो सर। ओके। अब पतित सैनिक अश्वः, यानी पतितः सैनिकः यस्मात् सः अश्वः। ये मैं सीधे डायरेक्ट आंसर बोल रहा हूं। पतितः सैनिकः यस्मात् सह सैनिकः। अब डायरेक्ट आंसर हम बोल रहे हैं। तो गिरा है सैनिक जिससे, वह अश्वः वह घोड़ा जिससे सैनिक गिरा है। मुक्ताश्रु नयने। मुक्ते अश्रूणि। नहीं, मुक्ता नहीं होगा। मुक्तानि अश्रूणि। याभ्याम ते मुक्ताश्रु नयने। तो बच्चों, इस तरह से हमने बहुत सारे उदाहरणों की मदद से पंचमी बहुव्रीहि समास को समझने का प्रयास किया। यदि आपको कोई प्रश्न है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। प्रथा, कोई प्रश्न है? चलो ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम कल के पाठ में षष्ठी बहुव्रीहि समास सीखेंगे। तब तक आप इसका अभ्यास करते रहिए। ओके सर।